लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था, यानी हम पढ़ रहे थे वाक्य के प्रकार, और वाक्य के प्रकार में हमने सबसे पहले किया था प्रधानता के आधार पर वाक्य के प्रकार। और प्रधानता के आधार पर हमने वाच्य देखे थे, यानी क्या प्रधान है, कर्ता प्रधान है, क्रिया प्रधान है या कर्म प्रधान है। इस आधार पे हमने वाक्य के प्रकार किए और उसमें हमने वाच्य पढ़ा। आज हम देखते हैं यहाँ पे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हमारे सामने जो वाक्य है, यानी यहाँ हम देखने वाले हैं, वो है हमारा रचना की दृष्टि से वर्गीकरण। अब रचना के अनुसार, रचना मतलब उसकी बनावट, ठीक है, उसकी बनावट कैसी है। तो बनावट के आधार पर हम यहाँ पर जब वाक्य का भेद करते हैं तो वाक्य के 3 भेद माने गए, ठीक है। वाक्य के 3 भेद आते हैं। सबसे पहला आता है सरल या साधारण वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है, हमें ये देखना है। तो क्या इसकी परिभाषा कहती है? परिभाषा कहती है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है। बात को समझिएगा, सरल वाक्य थोड़े से सरल हैं तो थोड़े से कठिन भी हैं। आपको यहीं से समझना होगा, दोबारा नहीं समझाऊंगी, आपको यहीं पे समझना है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि जो सरल वाक्य है उसमें केवल एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। अगर इस तरह का वाक्य होता है तो वो वाक्य हमारा क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। इसके साथ दूसरे तरह के, अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्य का संबंध एक विधेय से हो, यानी अगर हमारे वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हैं और उनका जो विधेय है वो एक ही हो, तो ऐसे वाक्य भी हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद या अनेक विधेयों से बराबर बराबर हो। इसके कहने का मतलब है कि जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध अनेक विधेयों से हो लेकिन सबसे बराबर बराबर हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमें नहीं समझ में आया। दूसरा पॉइंट हमें आधा आधा समझ में आया। तो ये समझ में आएगा हमको वाक्य से। तो इसके नीचे जो ये स्पेस है, यहाँ पर आपको वाक्य लिखने हैं, ठीक है, 3 वाक्य लिखने हैं। और लिखिए क्या, सबसे पहला वाक्य आप लिखिए, जैसे हमने कहा बच्चा खाना खाता है, वाक्य लिखिए बच्चा खाना खाता है। एक वाक्य लिखेंगे दीपक किताब पढ़ता है। दीपक किताब पढ़ता है। तीसरा वाक्य लिखिए मोहन और अजय बाजार गए हैं। बाजार गए हैं। इसके बाद चौथा वाक्य लिखिए। चौथा वाक्य इसमें लिखेंगे हम रीना गीता ज्योति और विजय रीना गीता ज्योति और विजय साथ साथ पढ़ते लिखते कमा खेलते कूदते और
खाते पीते हैं। देखो जल्दी से फटाफट लिखो इन 4 वाक्यों को। 4 वाक्य हमने यहां पर लिखे। चलिए तो क्या लिखा आपने? देखो आपके सामने यहाँ पे 4 वाक्य हैं। बच्चा खाना खाता है, दीपक किताब पढ़ता है, मोहन और अजय बाजार गए हैं, रीना, गीता, ज्योति और विजय साथ साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। अब आपको इस बात को समझना है, जब हमने यहाँ पर परिभाषा देखी सरल वाक्य की, तो सबसे पहले हमने देखा जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो अब आपको ये बताना है, उद्देश्य और विधेय तो आप लोगों को पता है, क्योंकि वाक्य के अंग में हमने पढ़े थे। वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है और वाक्य की क्रिया विधेय कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वाक्य में कौन है कर्ता, तो बच्चा, तो एक उद्देश्य है। और यहाँ पे अगर क्रिया देखें तो खाता है, एक क्रिया है। तो एक उद्देश्य है, एक क्रिया है, यानी एक उद्देश्य का संबंध एक क्रिया से है। तो ये वाक्य हमारा कैसा हो गया? सरल वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरे वाक्य में देखें, दीपक किताब पढ़ता है, तो इसमें दीपक एक कर्ता हो गया, कर्ता हो गया तो मतलब उद्देश्य, और इसमें पढ़ता है, ये क्या, एक क्रिया हो गई। तो एक उद्देश्य का संबंध एक क्रिया से है, तो ये वाक्य हमारा क्या होगा? सरल वाक्य है। ठीक है, आराम से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, इसने लिखा अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से। तो अब देखो यहाँ पे हमारा तीसरा वाक्य है, मोहन और अजय। एक मोहन काम को करने वाला यानी कर्ता, और दूसरा अजय काम को करने वाला। तो एक कर्ता और दूसरा कर्ता, तो 2 कर्ता यहाँ पे हो गए। तो 2 कर्ता हो गए मतलब कि 2 उद्देश्य हो गए। तो 2 उद्देश्य और क्रिया कितनी है यहाँ पर? बाजार जाना यानी गए, तो गए हैं, ये क्या है? एक क्रिया है। तो इन दोनों ही उद्देश्यों का संबंध एक क्रिया से है, यानी एक विधेय से है। तो दोनों उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से है, तो ऐसा वाक्य भी हमारा क्या कहलाता है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा, जब लिखा हुआ है जहाँ 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय अथवा अनेक विधेयों से हो, लेकिन वो कैसा हो? बराबर बराबर। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया? अधिक कर्ता और अधिक विधेय, लेकिन संबंध बराबर होना चाहिए, अलग अलग किसी से नहीं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे रीना, गीता, ज्योति और विजय। तो इसमें उद्देश्य कितने हैं? उद्देश्य हैं अनेक। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि 4 हैं, अनेक बोलेंगे। इसमें क्या हो गए? अनेक है। रीना, गीता, ज्योति और विजय, अनेक उद्देश्य हैं हमारे, अनेक यानी कर्ता हो गए। अब विधेय की बात करें तो विधेय मतलब की क्रिया, तो यहाँ पे आ गई पढ़ते लिखते, एक विधेय ये हो गया। खेलते कूदते, दूसरा विधेय ये हो गया। और खाते पीते, ये तीसरा विधेय हो गया। तो यानी 3 विधेय हो गए। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इनका संबंध बराबर बराबर है सबका या अलग अलग है। तो अब हम जब देखते हैं कि भाई जब ये रीना, गीता, ज्योति और विजय जब पढ़ते लिखते हैं तो सारे साथ साथ काम करते हैं या अलग अलग? तो पढ़ते लिखते हैं तो सारे एक साथ पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, जब ये खेलते कूदते हैं तो ये सारे के सारे एक साथ खेलते कूदते हैं, और जब ये खाते पीते हैं तब भी ये सारे के सारे एक साथ ही
खाते पीते हैं। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि रीना पढ़ रही है, गीता खेल रही है और ज्योति खा रही है और विजय कूद रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अलग अलग तो नहीं है। जब भी ये सारे काम करते हैं, यानी जो ये विधेय मतलब क्रिया को करते हैं, ये उद्देश्य है, वो क्रिया हमेशा एक ही क्रिया को करते हैं सारे के सारे मिलके। तो अब क्योंकि इनमें क्या है, इनका संबंध बराबर बराबर है, तो ऐसा वाक्य भी हमारा सरल वाक्य ही कहलाता है। समझ गए इस बात को? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, तो ये है हमारा सरल वाक्य। अब मान लो आपको ये तीसरा पॉइंट न समझ में आया हो, ये वाक्य, कि मैम हमें तो बड़ा उलझन सा लग रहा है, तो आपका तरीका यानी सरल वाक्य को समझने का तरीका क्या हो जाएगा कि आप मिश्र वाक्य को छांट लो और संयुक्त वाक्य को छांट लो, बाकी जो कुछ भी बचेगा वो सरल वाक्य बचेगा। तो चलो पहले मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य भी पढ़ लेते हैं। तो ये हमने सरल वाक्य पढ़ लिया। अब आता है तीसरा हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हमारा क्या होता है, देखो ये कह रहा है यहाँ पर कि जिन वाक्यों में केवल एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य क्या है, उपवाक्य। और उपवाक्य मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने वाक्य आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको उपवाक्य बताया था कि जिस वाक्य में अधूरा भाव रह जाए या जिस वाक्य में हमको जानने की इच्छा रह जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो आश्रित वाक्य यानी उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि हमारे सामने दो वाक्य होंगे, एक होगा आश्रित वाक्य और एक होगा वाक्य, ठीक है, यानी सरल वाक्य। तो अब इसमें वो दोनों मिलकर हमारे क्या कहलाएंगे, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। चलो हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं इसमें। तो वाक्य प्रयोग करो इसमें। जैसे पहला वाक्य लो, हम यहाँ लिखते हैं कि जिसमें दया नहीं है, वाक्य लिखना है जिसमें दया नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखो, चोर ने देखा कि उसके बचने का कोई रास्ता चोर ने देखा कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक और वाक्य यहाँ पे लिखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक है, एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया और तीसरा वाक्य ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए। सबसे पहले हम परिभाषा को जाके देखते हैं। परिभाषा हमारी कह रही है जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य। समझ गए ना? आपको वाक्य में क्या खोजना है, एक सरल वाक्य या एक आश्रित वाक्य खोजना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइन और लिख लो, अथवा जिस वाक्य में दोनों वाक्य आश्रित वाक्य हों, अथवा जिस वाक्य में दोनों वाक्य आश्रित वाक्य हों।
ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। लिख लीजिए दोनों इसके अंदर। तो दोनों परिभाषा हमारी आ जाएंगी इसमें। अब आपको यहाँ पे वाक्य को समझना है। देखो उदाहरण से, जिसमें दया नहीं है, ये जो आपका दिया हुआ है ना, जिसमें दया नहीं है, जैसे ही आप इसको बोलेंगे, सिर्फ इतना ही बोलिए, जिसमें दया नहीं है, तो आपको मन में लगता है ना, आपके मन में कि तो जिसमें दया नहीं है, फिर उसमें क्या मतलब, आप उसमें भाव जो है वो अधूरा आपको लगता है, आप जानना चाहते हैं उसके अंदर कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो यानी इसमें भाव कैसा है, अधूरा भाव छूटता है, तो इसी को हम कहेंगे आश्रित वाक्य या उपवाक्य। और फिर आगे दिया है वह मनुष्य पशु के समान है, तो जिसमें दया नहीं है ये हो गया आश्रित वाक्य, और वह मनुष्य पशु के समान है ये एक सरल वाक्य भी है। सरल वाक्य कैसे, वह उद्देश्य हो गया और समान होना ये क्या हो गया, इसका विधेय हो गया। तो इस तरह से आप इसमें पहचान सकते हैं कि सरल वाक्य अगर हम इसमें हटा दें, जिसमें दया नहीं है, केवल ये लिख दें वह मनुष्य पशु के समान है, तो हमें इसमें कोई भाव छूटा हुआ नहीं रह जाता। हमें लगता है कि किसी एक मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है कि यह मनुष्य क्या है, पशु के समान है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये पढ़ते हैं कि जिसमें दया नहीं है, इसमें हमें भाव अधूरा सा लगता है, तो इस बात को समझना ऐसे। तो ये ऐसे दो वाक्य जुड़े हुए हैं, एक आश्रित और एक सरल वाक्य, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे चोर ने देखा कि, तो चोर ने देखा कि ये वाक्य हमारा क्या है, ये आश्रित वाक्य। फिर हम कहेंगे चोर ने देखा कि, जैसे ही हम बोलेंगे तो फिर हमको ये नहीं समझ में आएगा कि आगे मतलब भाव हमारा अधूरा सा रहेगा, चोर ने देखा कि। तो इसके बाद हम जैसे आगे देखते हैं उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो यह एक हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। ठीक, तो एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मिश्र वाक्य बना रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब ये भी आश्रित वाक्य है, जैसा कर्म करोगे, तो जैसे ही हम कहेंगे जैसा कर्म करोगे, इसमें भी भाव अधूरा छूटता है, और वैसा फल पाओगे, इसमें भी भाव अधूरा ही रहता है कि वैसा फल पाओगे, किस वजह से वैसा फल पाओगे। ठीक है, तो यानी ये भी आश्रित, ये भी आश्रित, तो दोनों आश्रित मिलके एक पूर्ण क्या बना रहे हैं, मिश्र वाक्य बना रहे हैं। तो इस तरह से आप वाक्यों को पहचान सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य हमारा क्या कहलाता है, देखिए संयुक्त वाक्य हमारा कहता है यहाँ पर जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य एक साथ या मिश्रित वाक्य। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली आप देखेंगे ना 99 यानी 99 नहीं, 90% के, 90 भी नहीं, 95 करिए, बल्कि 95% आपको ना दो सरल वाक्य ही दिखते हैं। ठीक है, किसमें, हमारे जो ये संयुक्त वाक्य हैं उनमें। तो यहाँ पे कहा है कि दो सरल वाक्य जब किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या है, अब आपके दिमाग में एकदम से जैसे ही यहाँ पे मैंने कहा समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, तो अब आपको ना वो याद आ जाना चाहिए कि समुच्चय बोधक शब्द हैं क्या। तो आपने जब अभिकारी शब्द पढ़े थे तो उसमें आपने समुच्चय बोधक शब्द पढ़े थे। अब समुच्चय बोधक शब्द में कौन कौन से थे, तो याद करो, आपने पढ़ा था तथा, और, एवं, व, ये पढ़ा था, या, अथवा, ये दो शब्द भी पढ़े थे, ये भी समुच्चय बोधक में थे। इसके साथ साथ आपने पढ़े थे इसलिए, किंतु, परंतु, ठीक है, बल्कि, जबकि, ये इस तरह के जो जितने भी शब्द थे ये हमारे क्या थे, समुच्चय बोधक शब्द थे। तो जितने भी समुच्चय बोधक शब्द हैं, अगर कोई दो सरल वाक्य इन समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं तो वो मिलकर क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग करके फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिखिएगा, वाक्य लिखिए, इसमें लिखो। इसमें पहले हम छोटे से छोटा वाक्य लिखेंगे और बड़े से बड़ा वाक्य लिखने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे हमने कहा सोहन आया, सोहन आया और मोहन चला गया।
सोहन आया और मोहन चला गया। ठीक है, एक वाक्य और लिखो। दीपक दीपक बहुत मेहनत करता है। दीपक बहुत मेहनत करता है। किंतु उसे उचित फल नहीं मिलता। दीपक बहुत मेहनत करता है किंतु उसे उचित फल नहीं मिलता। एक और वाक्य लिखो। तुम्हारा घर बहुत दूर है। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। वाक्य लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 वाक्य लिखे। सोहन आया और मोहन चला गया। दूसरा वाक्य लिखा, दीपक बहुत मेहनत करता है किंतु उसे उचित फल नहीं मिलता। और तीसरा वाक्य हमने लिखा, तुम्हारा घर बहुत दूर है इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सोहन आया एक सरल वाक्य ये है, ठीक है। मोहन चला गया एक सरल वाक्य ये है। इन 2 सरल वाक्यों को यहाँ पर और समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा तो ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक, दीपक बहुत मेहनत करता है, ये एक सरल वाक्य है। उसे उचित फल नहीं मिलता, उसे उचित फल नहीं मिलता, तो ये हमारा एक सरल वाक्य हो गया। और इन दोनों सरल वाक्यों को किंतु इस समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा घर बहुत दूर है, ये एक सरल वाक्य है। मैं जाना नहीं चाहता, ये एक सरल वाक्य है। और इन दोनों सरल वाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा है। समझ गए? तो इस तरह से ये वाक्य हमारा क्या बनता है, संयुक्त वाक्य। और ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि मतलब 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको। वो तो आप यहाँ पे लिखते हो इसलिए इतना समय लगता है, और आप 2 मिनट में आराम से सीख सकते हो उसको। बात आ गई समझ में? अब देखो, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ये तीनों आप बनाना सीख गए। यहाँ पे संयुक्त वाक्य, 2 सरल वाक्य अगर समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। मिश्र वाक्य, एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य अगर आपस में जुड़ा होता है मिश्र वाक्य कहलाता है। और इसके बाद जितने भी वाक्य बचेंगे सब प्रकार के, वो सब सरल वाक्य कहलाएंगे। और ऐसे भी सरल वाक्य की परिभाषा कहती है कि एक उद्देश्य का संबंध एक विधेय से हो, या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो, या अनेक उद्देश्य का संबंध अनेक विधेय से हो किंतु बराबर बराबर हो, तो सरल वाक्य होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करिए। आपके एग्जाम में कभी कभी वाक्य परिवर्तन के लिए आ जाता है, जैसे एमपीएसआई में वाक्य परिवर्तन के लिए आता है। यूपीएसआई में तो वाक्य परिवर्तन नहीं आता। यूपीएसआई में क्या है, आपको पहचान करवाएगा, आपको वाक्य देके ये पूछ लेगा कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्या है। लेकिन जो एमपीएसआई है उसमें वाक्य परिवर्तन को देता है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त, या संयुक्त से सरल या मिश्र, इस तरह से। तो आपके सामने यहाँ पे पहला वाक्य है, अब आपको बताना है आपको, और कैसे इसको बनाना है मैं चला आपको एक वाक्य बनाकर यहाँ पे दिखा देती हूँ।
ठीक है, एक वाक्य मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बनाकर। जैसे हम यहाँ पे पहला वाक्य बना रहे हैं, पहला वाक्य देखेंगे, सरल वाक्य हमारे सामने दिया है। क्या दिया है? शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। ठीक है, एक सरल वाक्य है हमारे सामने, शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। अब हमें इसका क्या बनाना है? मिश्र वाक्य बनाना है। तो देखो, वाक्य हमारा है, जैसे सरल वाक्य हमें यहाँ पर दिया हुआ है, शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। अब आपको इसे इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए आपकी शर्त क्या है? सबसे पहले इस पर फोकस करिए। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए शर्त ये होती है कि आपका या तो एक आश्रित वाक्य हो और एक सरल वाक्य, या फिर ऐसा हो कि दोनों ही आश्रित वाक्य हो। तो अब देखिए कि इसमें कौन सा वाक्य, यानी इसके माध्यम से कैसे आश्रित वाक्य बन सकता है। अब ये बात आपको याद रखनी है, जब भी आप वाक्य परिवर्तन करेंगे तो वाक्य परिवर्तन में आपको काल को ध्यान रखना होगा। काल वही होना चाहिए जो आपके वाक्य का है। तो आप बताइए, क्या आप बनाएंगे इसको? क्या आप बताएंगे इसको? आप बनाइए, आप बनाइए, मिश्र वाक्य बनाकर दिखाइए मुझे, कैसे बनाएंगे मिश्र वाक्य? शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। आपको बनाना है एक आश्रित और एक सरल। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जिस बालक ने शोर मचाया, जिस बालक ने शोर मचाया। तो जैसे ही हम बोलेंगे जिस बालक ने शोर मचाया, तो हमारे इस वाक्य में क्या है, एक भाव रह जाता है अधूरा सा, कि जिस बालक ने शोर मचाया। तो फिर क्या, फिर आगे करना है, ऐसे लिख लो, एक मैं बना के दिखा देती हूँ। जिस बालक ने शोर मचाया, कॉमा करके, वह पकड़ा गया, पकड़ा गया। तो वह पकड़ा गया, एक ये सरल वाक्य हो गया, और जिस बालक ने शोर मचाया, ये क्या हो गया, एक आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, अब बनाइए इसका संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होना चाहिए? दोनों वाक्य क्या है, स्वतंत्र वाक्य यानी सरल वाक्य हो, और किससे जुड़े हो, ये जुड़े हुए होने चाहिए संयुक्त समुच्चय बोधक शब्द से। तो कैसे बनाओगे, बताइए? अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो दूसरा वाक्य मैं ही बना के दिखा देती हूँ। अब इसको आपको बनाना है सरल। अब कैसे बताएंगे? आप इसे ऐसे कर सकते हैं, बालक ने शोर मचाया, बालक ने शोर मचाया, कॉमा लगा के, इसलिए वह पकड़ा गया। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं सरल संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? बालक ने शोर मचाया, इसलिए वह पकड़ा गया। क्रिया जो आपकी जिस काल की है, वही काल की क्रिया आपकी यहां पे रहती है। ठीक है, बालक ने शोर मचाया और वह पकड़ा गया, ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम लगा रहे हैं तो वो इसको जोड़ने का काम कर रहा है रीजन बताते हुए, तो और की तुलना में इसलिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी सही होगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में ये क्यों आपसे वाक्य इस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप कितने विद्वान हैं, है ना। इससे आपके दिमाग के बारे में पता चलता है कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। चलो दूसरा बताओ। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, अब दूसरा आपको बताना है, और दूसरे में आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने मिश्र वाक्य। अब इस मिश्र का सरल बनाना है और संयुक्त बनाना है। जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं। तो जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं आश्रित वाक्य एक, और तब तक बच्चे शांत रहते हैं दूसरा आश्रित वाक्य। इनसे आपको सरल वाक्य बनाना है, और सरल वाक्य बनाना है और संयुक्त वाक्य बनाना है। तो जल्दी से बताइए।
क्या आप बनाएंगे? जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं। दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे ने? शिक्षक कक्षा में होने पर बच्चे शांत रहते हैं। अब देखो ऐसे नहीं बनाओगे शिक्षक कक्षा में होने, शिक्षक के कक्षा में होने पर बच्चे शांत रहते हैं, आप ऐसे लिखा सकते हो। ठीक है, शिक्षक के कक्षा में होने पर, यानी शिक्षक नहीं, ऐसे सीधा सिंपल नहीं करोगे आप, इसमें कारक चिन्ह की गलती आ रही है। दूसरा क्या लिखा है बच्चे ने? बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं। हाँ, ये आप इसे भी कर सकते हो इस तरह से कि बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं, ऐसे बना सकते हो सरल वाक्य। ठीक है, बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य बताइए जल्दी से, संयुक्त वाक्य बताइए जल्दी से फटाफट। संयुक्त वाक्य क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य क्या बनाया? शिक्षक कक्षा में होते हैं इसलिए बच्चे शांत रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं शिक्षक कक्षा में हैं इसलिए बच्चे शांत हैं। हाँ, ऐसे कह सकते हो, शिक्षक कक्षा में हैं इसलिए बच्चे शांत हैं। तो ये आप लोगों को बनाना आ गया। चलिए बनाइए जल्दी से फटाफट। तीसरा पॉइंट बनाइए जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें आपको संयुक्त वाक्य दिया है और संयुक्त वाक्य से आपको एक सरल और एक मिश्र बनाना है। संयुक्त वाक्य क्या दिया है? सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, सूर्य उदय हुआ और कुहासा, कुहासा का मतलब होता है कोहरा। ठीक है, जो कोहरा होता है। तो यहाँ पे बताइए अब जल्दी से तीसरा पॉइंट, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सरल वाक्य बनाया है यहाँ पे एक छात्र ने, शिक्षक के कक्षा में होने पर बच्चे शांत रहते हैं। और संयुक्त वाक्य जब शिक्षक कक्षा में, एक एक करके बना देते बच्चे। अब ये आपको कम ही शब्द मिले हैं। शिक्षक कक्षा में होते हैं इसलिए बच्चे शांत होते हैं। चलो ठीक है, अब तीसरा बताओ जल्दी से फटाफट। तीसरा वाक्य देखो, जैसे अगर हम इसका सरल वाक्य बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य उदय होते ही कुहासा जाता रहा। सूर्य उदय होते ही कुहासा जाता रहा। हमें क्या करना है? हमें एक उद्देश्य और एक विधेय बनाना है। ठीक है, तो सूर्य उदय होते ही कुहासा जाता रहा, हम इस तरह से इस वाक्य को बना देंगे और ये हमारा सरल वाक्य बन जाएगा। अब इसके बाद हमें बनाना है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की शर्त क्या है कि एक इसमें आश्रित होना चाहिए, अगर एक ना हो तो दोनों भी आश्रित चल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सूर्य उदय होना और कुहासा जाना, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। या हम बोल सकते हैं, ज्यों ही सूर्य उदय हुआ त्यों ही कुहासा जाता रहा। ठीक है, तो हम कैसे भी बोल सकते हैं, और जैसे ही और वैसे ही और ज्यों और त्यों, ये दोनों ही क्या बना रहे हैं? आश्रित वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं इसको। चलो नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे इसको देखते हैं। नंबर 4 हमारा कह रहा है, इसमें हमारे सामने फिर सरल वाक्य दिया है और एक हमें मिश्र बनाना है, एक संयुक्त बनाना है। सरल वाक्य क्या दिया है? वह धनी होकर भी सुखी नहीं है। अब ये मैं चाहती हूँ आप लोग बनाएं इसको, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सरलता से बन सकता है। ठीक है, सूर्य उदय हुआ इसलिए कुहासा जा रहा है। ओहो बच्चा, मैंने आपसे कहा है कि आपको क्रिया का जो काल है उसको चेंज नहीं करना है। आपने एकदम से मतलब क्रिया का काल जा रहा है ऐसे नहीं करना है, जाता रहा मतलब वो एक उस दूसरे तरीके से हमें उसका प्रयोग करना है जैसे हमारा वाक्य दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, फिर दोबारा से प्रयास करो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक, चलो इसका बताओ मुझे, नंबर 4 का बताओ। नंबर 4 बताइए जल्दी से फटाफट। वह धनी होकर भी सुखी नहीं है,
इसका आपको मिश्र वाक्य बनाना है। पहले दो टुकड़े तोड़ने हैं, यानी दो आश्रित वाक्य बना सकते हैं या एक आश्रित वाक्य। आप इसे ऐसे कर सकते हो, यद्यपि वह धनी है। मिश्र वाक्य बनाने के लिए, यद्यपि वह धनी है तथापि सुखी नहीं है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, यूं तो वह धनी है किंतु सुखी नहीं है। अब ऐसे कहोगे तो इसमें किंतु शब्द आ जाता है, लेकिन आप इसको यद्यपि से ही बनाइए। यद्यपि और तथापि ये दोनों ही शब्द जो हैं इसको आश्रित वाक्य बनाएंगे। यद्यपि वह सुखी नहीं, यद्यपि वह धनी है तथापि सुखी नहीं है। और यद्यपि के बाद फिर भी नहीं लगाना है। अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो फिर यदि लगाइए, मतलब ये लगाइए, यदि के साथ नहीं, ये फिर वाक्य नहीं बन पाएगा। अगर हम कहेंगे यदि वह धनी है, नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि वह धनी है फिर भी सुखी नहीं है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने यद्यपि लगाया है तो उसके साथ फिर भी का प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य गलत हो जाएगा। तब हम तथापि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या बनाया, वह धनी तो है किंतु सुखी नहीं है। देखो अगर आपने लगाया ना ऐसे, वह धनी तो है, तो ये इसमें आश्रित वाक्य है। वह धनी तो है, हम जानना चाहते हैं कि फिर क्या है, तो मत लगाओ। सरल वाक्य बनाने के लिए तो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे शब्द क्या है, आश्रित वाक्य को बनाते हैं, ठीक है, भाव अधूरा छोड़ने वाले। आप इसको ऐसे बनाइए, वह धनी है, वह धनी है किंतु सुखी, वह सुखी नहीं है। तो वह धनी है किंतु वह सुखी नहीं है। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ सरल वाक्य बन जाएंगे और किंतु समुच्चय बोधक शब्द से वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइए, ठीक। बहुत सारे छात्रों ने सही आंसर बनाया है, बहुत सुंदर। आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब चलो, अब बात करते हैं हम अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्यों का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से मतलब जब हम वाक्य को बोलेंगे, वाक्य हमारा दिया हुआ है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका क्या भाव निकलता है, उस दृष्टिकोण से जो हमारे वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार जो हमारे वाक्य हैं वो कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब जल्दी जल्दी से इनको समझ लो, बहुत आसानी से आप समझ लोगे। क्या करना है आपको, बस जल्दी जल्दी ना उदाहरण लिखने हैं, आप आराम से समझ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उदाहरण मुंह से ही बोल दूं, तो आप लोग, क्योंकि लिखने में आप लोग लिख सकते हो साथ के साथ, ठीक। तो आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना मेरे साथ। अगर मेरे से हुआ, मैं एक उदाहरण लिखूंगी, आप बाकी उदाहरण जो और एक्स्ट्रा बोलूंगी तो वो भी लिख लेना, है ना। तो मैं यहाँ पे एक एक वाक्य आपके साथ लिखती हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले आपको समझना है, यदि आया पॉइंट नंबर 1, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य हमारा क्या कह रहा है, जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए। देखो, कार्य का होना या करना पाया जाए उसको हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव जिसको आप कहते हैं, विधिवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, इसमें किसी भी काम का होना या करना पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिखिए, हमने लिखा यहाँ पर दीपा स्कूल गई। वाक्य लिखा हमने, दीपा स्कूल गई। सिंपल तरीके से हमारा काम हो गया। एक और वाक्य इसमें लिखिए, जैसे हमने कहा अजय बाजार से वापस आ गया। दूसरा वाक्य, अजय बाजार से वापस आ गया। तो काम का होना पाया गया, दीपा स्कूल गई, इसमें काम का होना पाया गया। अजय बाजार से वापस आ गया, इसमें भी काम का होना पाया गया है, ठीक है। आप इसे एक और वाक्य लिखिए, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, इसमें भी क्या है, काम का
होना पाया गया है, तो ये भी काम का होना पाया गया है, तो ये हमारे वाक्य क्या है, ये सब सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या वाक्य हमारा दिया हुआ है, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक। ठीक, जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाता है, या हम कह सकते हैं जिस वाक्य में नहीं या ना शब्द पाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, निषेधवाचक कहलाएगा। निषेधवाचक वाक्य, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब इसमें जैसे मान लो आप इसमें वाक्य प्रयोग कर लो, तो वाक्य प्रयोग आप करिए, लिखिए इसमें, जैसे हमने कहा अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया, तो काम नहीं हुआ है, इसमें काम का होना नहीं पाया गया है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। अब इसमें दूसरा वाक्य लिख सकते हो, जैसे हमने कहा दीदी ने खाना नहीं बनाया है। दूसरा वाक्य लिख लो, दीदी ने खाना नहीं बनाया है। दीदी ने खाना नहीं बनाया मतलब काम नहीं हुआ है। दीदी ने खाना नहीं बनाया है। दीदी ने खाना नहीं बनाया है। एक और वाक्य लिखे, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। दीदी ने खाना नहीं बनाया है, ये हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इसमें भी काम का नहीं होना पाया जा रहा है। दीदी ने खाना नहीं बनाया, इसमें भी काम का नहीं होना पाया जा रहा है। अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया, इसमें भी काम का नहीं होना पाया जा रहा है। तो ये वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, नकारात्मक यानी निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना हमने तीनों काल का प्रयोग किया है इसमें, हमारा भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है और भविष्य काल भी है। तो हमारे जो वाक्य हैं वो अलग अलग तरीके से इस तरह से बनते रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे नंबर 3 वाक्य देखो, नंबर 3 वाक्य हमारा कह रहा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मतलब जिस वाक्य में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है। जिस वाक्य में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें उदाहरण लिखिए, इसमें उदाहरण लिखना है। जैसे मान लो हमने कहा पानी का 1 गिलास दो। हमने वाक्य यहाँ पे देखा, पानी का 1 गिलास दो। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखिए। जैसे एक वाक्य आपने लिख लिया कि पानी का 1 गिलास दो, और दूसरा वाक्य आप लिखिए तुम अब घर जा सकते हो। तुम अब घर जा सकते हो। अब इसमें क्या है, अनुमति दी गई है। ठीक है, तुम अब घर जा सकते हो। एक और वाक्य लिखो, यह पुस्तकें बच्चों में बांट दो। यह पुस्तकें बच्चों में बांट दो। यह पुस्तकें बच्चों में बांट दो। तो ये सारे वाक्य जो हैं, इन सारे वाक्यों में का जो
काम है उस काम को करवाया जा रहा है, मतलब आज्ञा या अनुमति का बोध हो रहा है। तो आज्ञा या अनुमति का जहां पर बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 वाक्य हमारा कहता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब नाम से ही आप पहचान लोगे, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आप ना पहचान पाओ। ठीक है, जैसे ही वाक्य आएगा आराम से पहचान लोगे नाम से ही। तो यहाँ देखेंगे कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी आप ऐसा समझ सकते हो इसको कि जब कभी आपको वाक्य में प्रश्न का बोध आए, ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न होने का बोध आए, प्रश्न किया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख लो, हम एक वाक्य लिखते हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और इस वाक्य को जल्दी से लिखकर एक और वाक्य लिखो। हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने कहा अजय कब तक घर आएगा, सॉरी घर जाएगा, ऐसे करो, या आएगा लिखो जाएगा लिखो, बातें की है। अजय कब तक घर जाएगा। वाक्य कुछ गलत लग रहा है, सही करो इसे। अजय घर कब तक जाएगा, ये होना चाहिए। अजय घर कब तक जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना इसमें लास्ट में। ठीक है, एक और वाक्य लिखिए, कल यहां कौन आया था। वाक्य प्रयोग करिए, कल यहां कौन आया था। कल यहां कौन आया था, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, अगला वाक्य देखो, विस्मयावाचक वाक्य। ठीक है, विस्मयावाचक क्या होगा, तो विस्मयावाचक वाक्य मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक भी कह देते हैं इनको। इसमें आपको देखिए, वाक्य में विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम आदि का भाव पाया जाता है, उसे विस्मयावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जिसमें आपको इस तरह का भाव पाया जाएगा वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। चलो देखो, इसमें उदाहरण लिखो। उदाहरण जैसे मान लो हम यहाँ कहते हैं, वाह क्या बात कही, वाह क्या बात कही है, और इसमें पूर्ण विराम लगेगा। यहाँ वहां मतलब हम आश्चर्य कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक और उदाहरण लिया, जैसे आहा, आहा यहाँ कितना आनंद है, यहाँ कितना आनंद है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे ये क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आया है और यहाँ पे कितना ये प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो आप कहें कि ये तो प्रश्नवाचक होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया। नहीं, आपको भाव पकड़ना है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं कर रहा, बस वो आपको बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। जैसे कहा वाह क्या बात कही, मतलब क्या बात कही मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहा है इस वाक्य में। ये आहा यहाँ कितना आनंद है,
पूछ नहीं रहा कितना आनंद है, बता रहा है कितना आनंद है, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा आनंद है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य, अब यहाँ पे क्या है, आनंद को प्रेम को दिख रहा है, यहाँ पे आश्चर्य को दिख रहा है, तो इस तरह के वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 हमारा वाक्य कहता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या कहलाएगा, देखो, जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस काम के होने में हमें किसी संदेह का बोध हो, जैसे आप उदाहरण लिख सकते हो, शायद तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़े। तो शायद तुम्हें लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से, शायद तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़े। शायद तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़े। ठीक है, एक और वाक्य लिखिए, हो सकता है पिताजी आज ही वापस आ जाएं। हो सकता है पिताजी आज ही वापस आ जाएं। हो सकता है पिताजी आज ही वापस आ जाएं। हो सकता है पिताजी आज ही वापस आ जाएं। ठीक है, इसमें क्या है, वाक्य संदेह में है, तो ये क्या कहलाएगा, संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 वाक्य में देखिए इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, अब नाम से आप पहचान सकते हो आराम से, इच्छावाचक वाक्य मतलब तो इसमें हमें इच्छा ही बताएगी, यानी इच्छा के बारे में बताया जाएगा। तो देखो, जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना, शाप, आशीष या शुभ कामनाएं आदि व्यक्त की जाती हैं, उस वाक्य को हम क्या कह सकते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा वाक्य लिखो, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहती हूँ। मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहती हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा वाक्य लिखा, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहती हूँ। इसके नीचे एक वाक्य और लिखिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं एसआई बनना चाहता हूँ, मैं जो भी बनना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी इच्छा लिख लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप भी घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाना लिख दीजिए। ठीक है, या मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपनी इच्छा लिखिए जल्दी से, इच्छावाचक में लिख दीजिए फटाफट से, नेचर में जाएगा, है ना। तो क्या करना चाहते हैं आप, मुझे भी बता दीजिए। चलो नेक्स्ट, नंबर 8। तो 8वां हमारा वाक्य क्या होता है उसे समझिए, संकेतवाचक वाक्य। देखो, संकेतवाचक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था पहले, इससे याद आया। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संकेतवाचक वाक्य भी होते हैं, जब आप पढ़ेंगे। इसमें भी क्या है, किसी काम का होना ना होना किसी दूसरे काम के होने ना होने पर निर्भर करेगा, यानी जिसमें 2 वाक्य होते हैं, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, वैसे ही वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लिख लो, इसमें लिखो, यदि वर्षा हुई तो, यदि वर्षा हुई
तो फसल भी अच्छी होगी। वाक्य प्रयोग कर दीजिए। यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरा वाक्य, यदि तुमने मेहनत की होती, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य ही सफल होते। यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य ही सफल होते। यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य ही सफल होते। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई और देखो ये वाक्य यहाँ पर आपके समाप्त हो गए। तो आज आपने क्या सीखा, जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं हम। और कैसे उंगलियों पर याद करना है वो देखो, कैसे आप उंगलियों पर याद कर सकते हैं उसको। आपने सीखा आज रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार आपने 3 प्रकार से देखे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में आपने देखा जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में हमने ये जाना कि जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य और आश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में भाव अधूरा रह जाए, वह ऐसा वाक्य जो भाव पूरा न करता हो उसे क्या कहते हैं, आश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक अधूरा भाव दिया हुआ वाक्य जिसका भाव किससे पूरा होता है, दूसरे सरल वाक्य से पूरा होता है, तो वह हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने जाना कि इसके अंदर 2 सरल वाक्य होंगे और दोनों सरल वाक्य किससे जुड़े हुए होंगे, किसी समुच्चय बोधक शब्द से। समुच्चय बोधक शब्द हमारे क्या हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्द, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं और इन्हीं शब्दों से ये वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने ये वाक्य परिवर्तन कर लिया, लेकिन इसी के साथ ना एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो आपकी परीक्षा में आया था एग्जाम में, वो आप लोगों को मुझे बताना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पूछा गया था कि निम्न में से संयुक्त वाक्य बताना है। निम्न में से संयुक्त वाक्य बताना है। ठीक है, और प्रश्न आपका कैसे दिया था, ए ऑप्शन में दिया था मोहन और सोहन घर गए। बी ऑप्शन में दिया था दीपक पहले से और अधिक मोटा हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया था मीरा और सी ऑप्शन में वाक्य है मीरा घर गई और दीपा बाजार गई। डी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी। चलिए अब बताइए, उत्तर बताना है आपको, संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना संयुक्त वाक्य हमारे समुच्चय बोधक शब्द से बनते हैं और समुच्चय बोधक शब्द में और भी शामिल होता है, ये बात याद रखना। ये मैंने बता दिया, जल्दी से आंसर आना चाहिए अब आपका, फटाफट से, जल्दी से फटाफट आंसर।
ये वाली बात कहते ही हमारे छात्र उल्टा फुल्टा आंसर देने लगे। चलो जल्दी बताइए फटाफट से, सबके उत्तर आने चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो छात्र इसका उत्तर सी बता रहे हैं उन छात्रों का ध्यान कहाँ था? उन छात्रों का ध्यान क्लास पे ही था, उन्होंने सही बताया। ठीक है, इसका उत्तर सी ही होगा। लेकिन जो छात्र इसका उत्तर बी बता रहे हैं उनका ध्यान कहाँ था? कहीं इधर उधर गया था क्या? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने इसको और ऐसे कैसे बना दिया। संयुक्त वाक्य में मैंने आपको बताया है कि संयुक्त वाक्य के लिए आपको एक सरल वाक्य और एक सरल वाक्य, यानी दो सरल वाक्यों को किससे जोड़ना है? समुच्चयबोधक शब्द से जोड़ना है। मीरा घर गई और दीपा बाजार गई, एक सरल वाक्य ये, एक सरल वाक्य ये, इन दोनों सरल वाक्यों को इस और से जोड़ा गया है, तो इसी में संयुक्त वाक्य है। बाकी इसमें बात करें तो ये और किसको जोड़ रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए इसमें सरल वाक्य नहीं होगा, मतलब संयुक्त वाक्य नहीं होगा। इसके बाद दीपक पहले से और अधिक मोटा हो गया है। अगर आप देखें, दीपक पहले से ये एक टुकड़ा हो गया और अधिक मोटा हो गया है, ये वाक्य का अलग एक टुकड़ा है। तो इसमें तो सरल वाक्य कहीं बन ही नहीं रहा ना। जहां से ये और को देखें तो ये और अधिक मोटा हो गया है, अधिक की मात्रा को बढ़ा के दिखा रहा है। और ये यहाँ पर जो और है ये क्या है? ये प्रविशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है? प्रविशेषण का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है? एक सरल वाक्य ही है। और उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, जब हमारे ये दोनों नहीं है, तो सी आंसर होगा इसका। और आपने कैसे लगा दिया? बी। हाँ, बी कैसे लगा दिया आपने? बेकार में ऐसे ही। तो ध्यान रखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे ये मैंने आपको और शब्द लिख के जानबूझ के आपको कंफ्यूजन किया था ताकि आप अपने दिमाग चलाएं। मैं तो सोच रही थी काफी सारे छात्र डी आंसर भी देंगे, और अगर आप मतलब डी आंसर आपको नहीं देना चाहिए था। ठीक, अगर आप मेरे सामने होते ना, पिटाई करती आप लोगों की, फिर जब आप गलती बनाते। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर इसमें कहीं पे गुंजाइश होती ही नहीं है गलती होने की। ठीक है, चलो इसके बाद हम अर्थ की दृष्टि से पढ़ रहे थे। अर्थ की दृष्टि में हमने विधिवाचक पढ़ा। विधिवाचक मतलब जो जिसमें काम का होना जाना पाया जाएगा, यानी काम का होना पाया जाए, काम का करना पाया जाए, वो हमारा विधिवाचक, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब नहीं से आएगा। जिस वाक्य में हमें नहीं शब्द पाया जाए या हमें किसी उस कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाए, वो निषेधवाचक कहलाएगा। और आज्ञावाचक, जिस वाक्य में हमें किसी काम को करने की अनुमति या आज्ञा दी गई हो, आज्ञावाचक कहलाएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव आया हो, जिसमें प्रश्न किया गया हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, उत्साह, खुशी, इन सब के बारे में व्यक्त किया गया हो, इन सबको, तो वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। संदेहवाचक, जिसमें संदेह को जताया गया हो, वो संदेहवाचक कहलाएगा। इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा को दिखाया गया हो, वो क्या कहलाएगा? इच्छावाचक। और संकेतवाचक, वह वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना न होना दूसरी क्रिया के होने न होने पर निर्भर करता हो, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। और इस तरह से आपके ये वाक्य से संबंधित जो प्रश्न हैं, ये यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं, और ये अच्छे से आपने कर लिया होगा। ठीक है, दीदी खुद कर लेते हैं हम अपनी पिटाई। ठीक है, बहुत सुंदर। जब भी गलती हो तभी अपने आप को एक बार पिटाई करनी चाहिए, तो फिर आगे से हमेशा याद रहेगा। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जो इसके प्रश्न हैं वो प्रश्न आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर कुछ ना समझ में आएगा तो फिर हम कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करवाती हूँ। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक, तो आज हम इतना ही करते हैं।